बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है इनेट इम्यूनिटी पर। तो इनेट इम्यूनिटी क्या है? इसको इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये इनेट इम्यूनिटी इनबॉर्न होती है, मतलब ये पैदाइश की वजह से होती है। ये वो इम्यूनिटी है जो हमारे जिस्म में होती है और बाय बर्थ होती है, कि इसके लिए हमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम जैसे कि एडाप्टिव इम्यूनिटी के लिए पड़ती है। तो वो इम्यूनिटी होती है जो हर जब इंसान पैदा होते हैं तो इसके बॉडी में होते हैं। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इस इनेट इम्यूनिटी में आती है। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर पर मुश्तमिल होता है, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो सेलुलर और कुछ कंपोनेंट प्रोटीन और प्रोटीन सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। और ये दोनों क्या है, इनेट इम्यूनिटी पर होती मुश्तमिल है। तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक है, क्या है इमीडिएट रिस्पांस होती है इसके, जो ये ऑलवेज अवेलेबल होती है, एनवायरन होती है। तो ये इसका रिस्पांस क्या होता है, इमीडिएट होता है, फौरन होता है किस पैथोजन को। नॉन स्पेसिफिक होती है, तो हर सेम रिस्पांस देते हैं, हर डिजीज़ को, हर इन्फेक्शन को, हर पैथोजन को ये सेम रिस्पांस देती है, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है। दोस्तों क्या अगर इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आती है। तो इसके मतलब ये है कि सेकंड एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये दोनों नॉन स्पेसिफिक है। सही है। तो इसका मेमोरी भी नहीं होती, नो मेमोरी सेल को, इसमें कोई मेमोरी नहीं होती। अगर इसका सेलुलर इम्यूनिटी है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के, तो इसमें कोई मेमोरी नहीं होती, जैसे कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में होती है। तो इसके कुछ फैक्टर है और फैक्टर है वो देखते हैं। तो हमारे पास फिजिकल फैक्टर है। फिजिकल फैक्टर क्या है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के है, फिजिकल फैक्टर है कुछ। तो इसमें पहले क्या आते हैं, तो ये फिजिकल फैक्टर फर्स्ट बैरियर होता है जो हमारे इम्यूनिटी के, तो किसी माइक्रोब्स के, तो माइक्रोब्स को फर्स्ट बैरियर क्या होते हैं, हमारी फिजिकल फैक्टर होते हैं। तो इसमें पहले क्या है, सबसे अहम स्किन है। स्किन इज लार्जेस्ट ऑर्गन है, हमें मालूम होता है कि ये लार्जेस्ट ऑर्गन है सारे बॉडी में, इसने कवर किया होता है। अब ये क्या होता है, जो एपिथेलियल सेल में मुश्तमिल होते हैं, आउटर लेयर जो इसके है एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है। तो एपिथेलियल सेल से ये बना होता है, इसमें केराटिन प्रोटीन ज़्यादा होती है, और ये शेडिंग करते हैं, ये मुसलसल शेडिंग करते हैं, पीरियोडिक शेडिंग इसको कहते हैं। तो ये रिन्यू होता है, ये इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, ये जल्दी रिन्यू होते हैं। तो जब ये रिन्यू होता है, कोई माइक्रोब जब अटैच हो जाएगा तो ये तो जल्दी रिन्यू होते हैं, और क्या होते हैं, और शेड होते हैं, और रिमूव अप होते हैं, गिरते हैं, फॉल अप होते हैं। तो जब कोई माइक्रोब्स यहाँ पर अटैच होगा तो ये तो शेडिंग करते हैं, ये आउट हो जाते हैं। तो ये गिरने के साथ साथ माइक्रोब्स भी गिरेगा ये, तो इसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक शेडिंग कहते हैं, सेल रिन्यूइंग। दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, ये थिक वेस्कस है। तो हम जी कहाँ पर है, जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक पर होता है। तो एक हमारे जो जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक पे जो एपिथेलियल सेल होता है वो वेस्कस जो स्टिकी सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस करता है, और उसको क्या कहते हैं, और म्यूकस कहते हैं। तो ये म्यूकस का क्या काम है, इसमें इसको पहले तो ये तो पेनिट्रेटिंग से रोकती है, बैक्टीरिया रोकती है कि, और इसमें बहुत डेंड्राइटिक सेल होती है कि वो बैक्टीरिया को क्या करे, एनगल्फ करे। और जो जीआईटी में, सारे जीआईटी में होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में और रेस्पिरेटरी ट्रैक में। और रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये क्या होते हैं, इसमें जो एपिथेलियल सेल होता है वो म्यूकस भी प्रोटीन यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें क्या होते हैं, सीरिया भी होते हैं। इसका क्या काम है कि ये जब कोई सांस में हमारे जो कोई माइक्रोब्स जाते हैं तो ये क्या करते हैं, वो तो म्यूकस मेम्ब्रेन अट्रैप करते हैं, और ट्रैप जब करते हैं तो इसको फिर आउट भी करते हैं। तो इसमें एक सिलिया होते हैं, सिलिया, ये सिलिया जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस कोई पैथोजन ट्रैप करे तो ये क्या करते हैं, ये सिलिया मूवमेंट करते हैं, जिसको सिलिया एस्केलेटर कहते हैं। ये मूवमेंट करते हैं अपवर्ड की तरफ। तो ये क्या करते हैं, ये अपने साथ साथ माइक्रोब्स को भी पुश अप करते हैं ऊपर की तरफ, जो फेरेनिक्स में फिर आते हैं, या बाज़ औक़ात तो लोग इनगल्फ भी करते हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ स्प्यूटम लोग थूकते भी है। तो ये ऐसे इंटरप्ट करते हैं, और खासकर स्नीजिंग जो हमें होती है और या कफिंग, तो ये इसको और एनगल्फ, इसको और तेज करते हैं। जो सीरिया के जो मूवमेंट होते हैं ऐसे अपवर्ड, तो ये और इंक्रीज करता है स्नीजिंग एंड कफिंग से। तो ये बहुत अहम कंपोनेंट है।
और एक बात ये स्मोकिंग जो लोग करते हैं, ये स्मोकिंग से भी बहुत डैमेज हो जाते हैं, बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं। इसलिए जो स्मोकिंग जो करते हैं वो लोग जब सीलियर डैमेज होगी तो फिर उन लोगों को निमोनिया भी ज़्यादा खास हो जाते हैं। निमोनिया में असल में यही होता है कि ये जो सीलियर सेल ये डैमेज हो जाते हैं तो फिर वो म्यूकस प्रोड्यूस हो जाते हैं कुछ इन्फेक्शन से हमारे लंग्स में। लेकिन इसको म्यूकस को रिमूव करने के लिए इसीलिए नहीं होता, तो फिर क्या है म्यूकस वहाँ पर ट्रैप होती है और फिर हार्ट स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। थर्ड है नोज़, नोज़ एंड ईयर हियर। नोज़ और कान और नाक में हमारा बाल होती है, तो वो भी एक फिजिकल फैक्टर है, वो भी ट्रैप करते हैं। कोई जो डस्ट में माइक्रोब्स हो तो डस्ट भी ट्रैप करते हैं, उसमें माइक्रोब्स भी ट्रैप करते हैं। तो ये सब क्या थे, दिस ऑल आर फिजिकल फैक्टर। तो केमिकल फैक्टर है, केमिकल फैक्टर क्या है, ये कुछ केमिकल फैक्टर भी इनेट इम्यूनिटी में होता है, खासकर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, इनेट इम्यूनिटी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। फिजिकल फैक्टर भी इनेट इम्यूनिटी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में था और केमिकल फैक्टर भी। तो कुछ केमिकल है वो है फर्स्ट है सेबेशियस ग्लैंड। तो सेबेशियस ग्लैंड क्या है, हमारे स्किन पर कुछ ग्लैंड होती है स्वेट ग्लैंड के साथ साथ। तो ये सेबेशियस ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस करते हैं, जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं। जो इसका तो एक काम ये है कि ये मॉइस्ट रखते हैं नरम रखते हैं स्किन को, और दूसरा ये है कि ये एंटीमाइक्रोबल सब्सटेंस होती है जो सीबम होती है। तो ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करती हैं किसको, माइक्रोब्स को। लेकिन सम टाइम ही ज़्यादा भी प्रोड्यूस हो जाए तो फिर वो भी कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई इसमें ग्रो करते हैं। तो कुछ वो फंजाई इसका हैबिटेट बन जाते हैं, फूड बन जाते हैं और इसको डाइजेस्ट करते हैं, तो फिर डेंड्रफ काज करते हैं। और कुछ प्रोयोबैक्टीरियम है, जब सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जो जिस डग से वो निकलता है उसमें क्या करते हैं, जब वो ब्लॉक हो जाते हैं तो ये प्रोपियोन बैक्टीरियम इसमें ग्रो करता है, जो प्रोपियोन बैक्टीरियम एकन काज करते हैं। फिर ये क्या काज करते हैं, जब वो ब्लॉक हो जाते हैं वो डक्ट, तो फिर वो डक्ट उसमें ये इन्फेक्शन और फिर इन्फ्लेमेशन काज करती है, तो क्या हो जाते हैं, एकन होते हैं। तो एकन जो पिंपल लाइक और फिर वो हार्ड हो जाते हैं, तो वो ब्लैक हेड बन जाते हैं वो पिंपल के, तो उसको ब्लैक हेड पिंपल कहते हैं। तो एकन काज करते हैं पिंपल। और स्वेट ग्लैंड भी बहुत अहम रोल है इनेट इम्यूनिटी केमिकल फैक्टर में। जो स्वेट होते हैं उसमें तो साल्ट होता है, तो साल्ट क्या करते हैं, वो भी इनहिबिट करते हैं, श्रिंक करते हैं बैक्टीरिया की जो पानी है उसे निकालते हैं ऑस्मोसिस के जरिए से। तो इसमें ये भी अहम रोल है। और ईयर वैक्स है, तो ईयर वैक्स जो हमारे कान में होता है वो भी एक अहम कंपोनेंट है कान के, जैसे कि वो इसमें अनसैचुरेटेड गैसेस तो होते हैं जो एंटीमाइक्रोबल इन नेचर होते हैं। और लैक्रिमल ग्लैंड है, जो हमारे आंख में होते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं, टेयर सिक्रीट करते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसमें लाइसोजाइम होते हैं, कुछ एंजाइम जो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक करते हैं। और जो वही लाइसोजाइम जो स्लाइवा में भी होते हैं। तो ये कुछ केमिकल फैक्टर है जो इनेट इम्यूनिटी में और फर्स्ट लाइन डिफेंस में बहुत अहम रोल है इसका। थैंक यू।